बात 7वीं शताब्दी की है, जब इंडिया में बाणभट्ट बहुत बड़े संस्कृत के ज्ञानी और कवि माने जाते थे। वो राजा हर्षवर्धन, जिन्हें हर्ष के नाम से भी जानते हैं, उनके दरबार में थे। उनकी सबसे फेमस किताब हर्षचरित हमें राजा हर्ष की जिंदगी और उनके राज के बारे में बहुत कुछ बताती है। ये बायोग्राफिकल किताब हमें पुराने इंडिया के पॉलिटिक्स, समाज और कल्चर के बारे में सिखाती है। ये गद्य और पद्य से सजी हुई एक सुंदर रचना है, जो दिलचस्प किस्सों और गहरे विचारों से भरी है। बाणभट्ट के शब्दों में दरबार की शानो शौकत और युद्ध की भयावहता जीवंत हो उठती है। हर्षवर्धन एक बहुत ही प्रतिष्ठित राजघराने से ताल्लुक रखते थे। वो पुष्यभूति वंश के थे, जिन्होंने उत्तर भारत में एक बहुत बड़ा राज्य स्थापित किया था। उनके दादा प्रभाकर वर्धन एक बहुत शक्तिशाली राजा थे, जिन्होंने अपने राज्य की सीमाओं का विस्तार किया और महाराजाधिराज यानी राजाओं के राजा का खिताब हासिल किया। हर्ष के पिता राज्यवर्धन ने राज्य की स्थिति को और मजबूत बनाया। उन्होंने हूणों के आक्रमणों को सफलतापूर्वक रोका, जो मध्य एशिया से आने वाली एक भयानक खानाबदोश जनजाति थी। हूणों ने गुप्त साम्राज्य और उसके बाद के राज्यों के लिए एक बड़ा खतरा पैदा कर दिया था, और राज्यवर्धन की जीत ने उन्हें बहुत प्रसिद्धि दिलाई। हर्ष के पूर्वजों ने एक शक्तिशाली और समृद्ध राज्य की नींव रखी थी। वे अपनी सैन्य शक्ति, कुशल प्रशासन और कला और संस्कृति के संरक्षण के लिए जाने जाते थे। हर्ष को यही समृद्ध विरासत मिली और आगे चलकर वे प्राचीन भारत के सबसे प्रसिद्ध शासकों में से एक बने। हर्ष की शुरुआती जिंदगी शाही ठाठ बाट से भरी थी, लेकिन त्रासदी से भी भरी थी। उनका जन्म एक राजघराने में हुआ था। हालांकि उनका बचपन दुखद घटनाओं से घिरा रहा, जिन्होंने उनके भाग्य को बदल दिया। पहला धक्का उनके पिता की असामयिक मृत्यु से लगा। राज्यवर्धन की हत्या कर दी गई। हर्ष को अपनी विरासत को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी का सामना करना पड़ा। इस मुश्किल घड़ी ने हर्ष के धैर्य की परीक्षा ली। अपने पिता की मृत्यु के बाद हर्ष केवल 16 वर्ष की उम्र में राजा बन गए। उन्हें एक ऐसा राज्य मिला जो अंदरूनी कलह और बाहरी आक्रमणों से जूझ रहा था। हालांकि हर्ष एक सक्षम और महत्वाकांक्षी शासक साबित हुए। हर्ष ने तुरंत अपनी शक्ति को मजबूत करने और अपने राज्य का विस्तार करने का काम शुरू कर दिया। उन्होंने उन पड़ोसी शासकों के खिलाफ सफल अभियान चलाए जो इस अस्थिरता का फायदा उठाना चाहते थे। उन्होंने गौड़ बंगाल के राजा को हराया और उत्तर भारत के कई अन्य राज्यों को अपने अधीन कर लिया। हर्ष की सैन्य जीत ने उन्हें अपनी प्रजा की वफादारी और उनके प्रतिद्वंद्वियों का सम्मान दिलाया। उन्होंने गंगा के मैदानों में स्थित एक रणनीतिक शहर कन्नौज में अपनी राजधानी स्थापित की और वहां से उन्होंने एक विशाल साम्राज्य पर शासन किया। 5वां भाग, हर्ष के शासनकाल के खंभे शासन और न्याय। हर्षवर्धन का शासनकाल कुशल प्रशासन, न्यायपूर्ण कानूनों और फलती फूलती अर्थव्यवस्था के लिए जाना जाता है। वे समझते थे कि एक स्थिर और समृद्ध राज्य के लिए शासन का एक मजबूत आधार जरूरी है। उन्होंने ऐसी नीतियां लागू की जो उनकी प्रजा के कल्याण को सुनिश्चित करती थीं। हर्ष ने अपने साम्राज्य को प्रांतों में विभाजित किया और सक्षम प्रशासकों को उनका शासन सौंपा। उन्होंने अपनी सीमाओं की रक्षा और आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक मजबूत सेना बनाए रखी। उन्होंने एक निष्पक्ष और कुशल कर व्यवस्था भी लागू की, जिससे सार्वजनिक कार्यों और शाही खजाने के लिए राजस्व प्राप्त हुआ। हर्ष अपनी निजी ईमानदारी और न्याय के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के लिए जाने जाते थे। उनका मानना था कि धर्म के अनुसार, यानी प्राचीन भारतीय नियमों के अनुसार शासन करना चाहिए। बाणभट्ट ने उन्हें एक दयालु शासक बताया है जो अपनी प्रजा की भलाई की बहुत परवाह करते थे। 6ठा भाग, कलाओं के संरक्षक, हर्ष का सांस्कृतिक प्रभाव। हर्षवर्धन कला, साहित्य और विद्वता के बहुत बड़े संरक्षक थे। उनका दरबार बौद्धिक और कलात्मक गतिविधियों का केंद्र बन गया था, जहां पूरे भारत से प्रसिद्ध कवि, नाटककार, संगीतकार और दार्शनिक आते थे। हर्ष खुद भी एक कुशल कवि और नाटककार थे। उन्हें 3 संस्कृत नाटकों रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद को लिखने का श्रेय दिया जाता है। ये नाटक अपनी उत्कृष्ट भाषा, जटिल कहानियों और मानवीय भावनाओं के गहन अन्वेषण के लिए प्रसिद्ध हैं। बाणभट्ट की हर्षचरित खुद ही हर्ष के साहित्य के प्रति संरक्षण का प्रमाण है। राजा ने बाणभट्ट की साहित्यिक प्रतिभा को पहचाना और उन्हें अपना राजकवि नियुक्त किया, जो बहुत सम्मान और प्रभाव का पद था। 7वां भाग, विजय और गठबंधन, हर्ष की सैन्य शक्ति। हर्षवर्धन एक कुशल सैन्य रणनीतिकार और एक साहसी योद्धा थे। उन्होंने अपनी सेनाओं का नेतृत्व करते हुए कई युद्धों में जीत हासिल की, अपने साम्राज्य का विस्तार किया और अपनी शक्ति को मजबूत किया। हालांकि वे केवल सैन्य विजय पर ही ध्यान केंद्रित नहीं करते थे। हर्ष शांति और स्थिरता बनाए रखने में कूटनीति और गठबंधनों के महत्व को भी समझते थे। उन्होंने विदेशी शासकों के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए, जिनमें चीनी तीर्थयात्री ह्वेनसांग भी शामिल थे।
जो उनके शासनकाल के दौरान भारत आए थे। वेन्सांग के लेख हमें हर्ष के दरबार, उनके व्यक्तित्व और उनके साम्राज्य की महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। वे हर्ष को एक धर्मनिष्ठ बौद्ध बताते हैं जिन्होंने विभिन्न धर्मों के बीच शांति और सद्भाव को बढ़ावा दिया। 8वां भाग बाणभट्ट की स्तुति, एक अमर श्रद्धांजलि। हर्ष के राजकवि के रूप में बाणभट्ट ने राजा के गुणों, उपलब्धियों और उनके शासनकाल की शानो शौकत को अपनी आंखों से देखा था। हर्षचरित में बाणभट्ट अपने संरक्षक को एक चमकदार श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, जिसमें वे उनके साहस, उदारता, बुद्धिमत्ता और धर्म के प्रति उनकी प्रतिबद्धता की प्रशंसा करते हैं। बाणभट्ट हर्ष को एक आदर्श शासक, एक वीर योद्धा, एक उदार संरक्षक और एक दयालु इंसान बताते हैं। वे न्याय के प्रति हर्ष के समर्पण, सीखने के प्रति उनके प्रेम और अपनी प्रजा के कल्याण के प्रति उनकी गहरी भक्ति पर प्रकाश डालते हैं। अपने सुंदर शब्दों और जीवंत वर्णनों के माध्यम से बाणभट्ट ने हर्षवर्धन को अमर कर दिया, ये सुनिश्चित करते हुए कि एक महान राजा और एक असाधारण व्यक्ति के रूप में उनकी विरासत आने वाली सदियों तक जीवित रहे। हर्षचरित साहित्य की स्थायी शक्ति का प्रमाण है, जो एक जीवन और एक युग के सार को कैद कर लेता है।